नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, IIMT विश्वविद्यालय मेरठ। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी भाषा, कि भाषा की आवश्यकता समाज में क्यों हुई या हिंदी भाषा क्या है, भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए इसकी आवश्यकता हुई। मैं परिभाषा से इसको लूँगी कि भाषा क्या है। ये पूरी हमारी वर्णमाला है जिससे हमारी भाषा की उत्पत्ति होती है और भाषा की उत्पत्ति से ही हमारे शब्दों का निर्माण होता है। भाषा की परिभाषा, कि भाषा क्या है या इसको परिभाषित रूप व्याकरण में क्यों दिया गया है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। दूसरे रूप में कहें तो मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। अपने भावों को लिखित अथवा कथित कहना, कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। तीसरे रूप में सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा क्या हुआ? भाषा वह साधन हुआ जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। देखिए, संसार में मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई तो उसको एक भाषा की आवश्यकता हुई, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको देवताओं ने ये वाणी दी है, अर्थात इसे देववाणी भी कहा गया है, जिसे हम कहते हैं देवताओं द्वारा वाणी देना, कि देवताओं के द्वारा जो वाणी दी गई है वो है हमारी भाषा। मनुष्य को भाषा के किन किन रूपों से जानकारी प्राप्त होती है? मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाता है। अगर ये भाव हमारे मन में नहीं आते, हम उन्हें सुन नहीं सकते, हम उन्हें पढ़ नहीं सकते और हम उन्हें बोल नहीं सकते, तो शायद हम आज भाषा को समाज तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए व्याकरण के आधार पर भाषा की उत्पत्ति की गई। सार्थक शब्दों के समूह। अब सार्थक क्या हुआ? देखिए, सार्थक और निरर्थक दो शब्द समूह होते हैं। सार्थक कहते हैं जिनका अर्थ होता है, अर्थात जो अपने आप में सार्थक होते हैं, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक कहते हैं। तो जब हम समाज में अपनी बात को, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वहां पर हमें सार्थक समूह की अर्थात सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है। हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन उनका भाषा में कोई मूल रूप नहीं होता। बात आती है भाषा के रूप, कि भाषा के कितने रूप हैं, किस प्रकार से हम भाषा को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं या लिख सकते हैं। तो भाषा के 3 रूप दिए गए हैं व्याकरण के आधार पर। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसका कोई मौलिक प्रमाण नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों को या जिस भाव को हम अपने मन से निकलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, उनका कोई हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं होता, वो होती है मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा, अर्थात ध्वनि के आधार पर जिनका हम व्याकरणिक रूप देते हैं, जिनको हम लिखकर प्रमाणित कर देते हैं, वो होती है हमारी लिखित भाषा। तीसरा है हमारी सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस। जब ट्रैफिक पुलिस पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो ट्रैफिक है उसको नियंत्रण करने के लिए वहां पर ना तो मौखिक भाषा का प्रयोग करती है, ना वो लिखित भाषा का प्रयोग करती है, वहां पर उसको आवश्यकता होती है सांकेतिक भाषा की, अर्थात संकेतों के माध्यम से वह पब्लिक को समझाती है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो भाषा के 3 रूप हुए। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में किसी भी व्याकरणिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मनुष्य दिन भर में कितनी बातें दूसरे तक पहुंचाता है, तो जरूरी नहीं है कि हम उनका प्रमाण दूसरे को दें। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। कुछ भाषा हमारे अर्थात कुछ शब्द, कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम व्याकरण रूप में उसको शब्दबद्ध करते हैं।
वाक्यबद्ध करते हैं तो वहां पर हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। तीसरा है हमारा सांकेतिक अर्थात जहां पर हम संकेतों के माध्यम से अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वहां पर हमारी सांकेतिक भाषा आती है। तो भाषा क्या हुई? भाषा वह माध्यम हुआ जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और इनको पहुंचाने का हमारे पास 3 रूपों में प्रयोग हुआ है। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। अब आया भाषा का क्या महत्व है, क्यों भाषा की आवश्यकता हुई कि हमें भाषा को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से समझने की आवश्यकता हुई। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे वर्णों की, शब्दों की, वाक्यों की आवश्यकता हुई। अगर मनुष्य अपने भावों को, विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता तो शायद हम मनुष्य ना होकर पशुओं के समान ही होते, क्योंकि भाषा ही एक वह माध्यम है जो हमारे और पशुओं के बीच में अंतर को स्थापित करता है। भाषा के बिना हम किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास शब्द नहीं होंगे, हमारे पास व्याकरण नहीं होगी, हमारे पास शब्द भंडार नहीं होगा, तो हम अपने विचार या हम जो बातचीत करने का माध्यम लेते हैं वो नहीं ले सकते, हमारे विचार लोगों को बता नहीं सकते। और जब हमारे पास शब्द नहीं होंगे तो हम अपने विचारों को भी दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। हम समझ नहीं सकते। यानी मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कह रही हूं और मैं मूक अवस्था में आपके सामने आ जाऊं, अपने मुख से किसी भी प्रकार के कोई शब्द नहीं निकालूं, तो आप मेरी बात को नहीं समझ सकते। उसके लिए ही हमें भाषा की आवश्यकता हुई। हम भाषा शिक्षण नहीं कर सकते, यानी जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं या किसी भी अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो हम भाषा से ही एक दूसरे से चर्चा करते हैं, यानी भाषा के साथ ही संपर्क साधते हैं। हम हमारा इतिहास किसी को नहीं बता सकते। देखिए, इतिहास है पुरातन समय से और आज तक, वैदिक काल से लेकर आज तक जितना भी साहित्य हमारे पास है वो एक भाषा ही है जिसके माध्यम से हम आज पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और समझते भी हैं। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो शायद हम अपने इतिहास की जानकारी भी अपने समाज को, अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। हम हमारा भाव प्रकट नहीं कर सकते। मनुष्य के मन में बहुत सारे भाव आते हैं और जब वो भाव आते हैं तो अलग अलग रूपों में आते हैं। कई बार हम क्रोध अवस्था में होते हैं तो हमारे मन के भाव, हमारे मन के विचार अलग होते हैं। जब हम प्रसन्न अवस्था में होते हैं तो तब हमारे मन के विचार अलग अवस्था में होते हैं। और जब हम किसी के साथ अत्यधिक आश्चर्यचकित अवस्था में होते हैं तो तब हमारे मन के भाव दूसरे होते हैं। तो उन भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम कम से कम एक भाषा सीखने के लिए बच्चों को, मनुष्य को, सबको जोर देते हैं कि वो भाषा को सीखे, क्योंकि उसकी आवश्यकता है समाज में और मनुष्य में। यह भाषा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर भाषा नहीं होती तो आज हम एक दूसरे से संपर्क नहीं साध सकते थे, एक दूसरे को हम समझ नहीं सकते थे, एक दूसरे के साथ हम किसी भी चीज का विचार विनिमय नहीं कर सकते थे, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते थे। यानी अगर मैं कहूं तो संपूर्ण समाज में जीवित रहने के लिए जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमें भाषा की भी आवश्यकता है। इसीलिए समाज में या भाषा में, व्याकरण में भाषा का महत्व अपना अलग स्थापित हुआ है। भाषा की विशेषता, कि भाषा की ऐसे क्या विशेषता। देखिए, हर कोई ये बोलता है कि भाषा कोई सीखने की जरूरत नहीं है, भाषा को तो हम पैतृक रूप से, मतलब जन्म से ही स्वीकार करते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तो तब से जो है उसके मन में, उसके वर्णों में भाषा उत्पन्न हो जाती है। और शिशु जब जन्म लेकर कुछ महीनों की अवस्था में होता है तो उसके मुख से कुछ वर्ण भी निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस भाषा को लिखित रूप देने के लिए, व्याकरणिक रूप देने के लिए कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नियम हैं जिन पर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले भाषा की विशेषता है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। क्या कहा है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति है, कि जिस प्रकार से पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से समाज में उत्पन्न होने के बाद
मनुष्य को भाषा की संपत्ति मिल जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य समाज का एक प्राणी है, समाज से वह सीखता है और ठीक उसी तरह भाषा को भी वह समाज से ही सीखता है। जब एक 3 साल की अवस्था में बालक स्कूल में जाता है तो वो अपनी मातृभाषा अर्थात जो माँ के द्वारा सीखी गई भाषा है उन शब्दों को वो माँ के पास ही छोड़कर आता है और वहां पर वो नई व्यवस्था को सीखता है। उससे दूसरी कक्षा में जब वो जाता है यानी प्रौढ़ अवस्था में जब वो आता है तो उसके शब्दों में और विकास होता है और जिस दिन वो समाज के लिए परिपक्व होता है तो उसकी भाषा परिवर्तित हो जाती है। यानी हर कदम पर हमें भाषा को सीखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज में अपने जीवन को चला सकते हैं। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, इसको हम पैतृक नहीं कह सकते, ये हमें समाज से उत्पन्न होती है। कुछ चीजें हम देखते हैं कि बच्चों को हम कहते हैं कि ये चीजें तो हमने सिखाई ही नहीं है, फिर भी कहाँ से सीख रहे हो, तो वो हमारे वातावरण से अर्थात हमारे समाज से ही बच्चा सीखता है। दूसरा है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का भ्रम है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा को हम पैतृक रूप में नहीं स्वीकार करते। भाषा नित्य परिवर्तन होती रहती है, इसलिए इसे पैतृक संपत्ति कहना व्यर्थ है। तीसरा है भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। मैं कहूं कि ये मैंने अर्जित की है, मैंने सीखी है और ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा जो है व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा एक दूसरे के संपर्क में आके ही सीखता है। जिस तरह से पशु पक्षी अपने एक दूसरे के संपर्क में आके अपनी ध्वनियों के माध्यम से अपना संकेत देते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी एक दूसरे के संपर्क में आकर अपनी भाषा को, अपने भावों को मनुष्य तक या समाज तक पहुंचाता है। तो इसलिए क्या हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हुई। चौथा है भाषा अर्जित संपत्ति है। देखिए ये मुख्य बिंदु है, क्योंकि आज समाज में हमें अपने आप को स्थापित करने के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता है। हम नित्य नए शब्दों को सीखते हैं, अपने शब्द भंडार में शब्दों को भरते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, यानी उनका अर्जन करते हैं। और जिस दिन हम अर्जन करना किसी भी चीज का सीख लेते हैं तो वहां पर हमारे पास भंडार उत्पन्न हो जाता है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात हम रोज नए शब्दों को सीखते हैं, उसे अपने जीवन में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं और उसी से ही हम अपने समाज को चलाते हैं। अगला है भाषा व्यवहार। भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। जब हम समाज में जाते हैं तो हम किसी को भी नहीं जानते, हमारा व्यवहार क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम किस भाषा में संपर्क साधें ये हमें नहीं पता होता। हम जब समाज में उतरते हैं तो तब हम अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से एक दूसरे के साथ संपर्क साधते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आप किस रूप में जानेंगे, जब आप अपना व्यवहार एक दूसरे के साथ बनाएंगे। और जब आपका व्यवहार बन जाएगा तो आप उसे सामाजिक स्तर पर आधारित करेंगे, यानी समाज में अपना व्यवहार फैलाएंगे और उसी से ही आपके व्यवहार का पता चलेगा कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है या उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। भाषा सर्वव्यापक है, भाषा सीमित नहीं है, सर्वव्यापक है, क्योंकि ये हर मनुष्य के लिए जरूरी है, सीखनी भी, बोलनी भी और समझनी भी। अगर ऐसा नहीं करता मनुष्य तो वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ रह जाता है, जो हमारे समाज में हमारे जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है। तो भाषा क्या हुई, सर्वव्यापक हुई, अर्थात इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण संसार में है। इसीलिए इसको मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी कहा है। भाषा सतत प्रभावमयी है, यानी ये प्रवाहमयी है। जिस तरह से हम नदी के वेग को नहीं रोक सकते, उसी तरह से हम भाषा के वेग को भी नहीं रोक सकते। जैसे जैसे हम समाज में उतरते हैं वैसे वैसे हमारी भाषा का प्रभाव बदलता रहता है, वैसे वैसे हम शब्दों को सीखते रहते हैं और समाज में अपनी उस भाषा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इसलिए ये क्या है, प्रभावमयी है। भाषा संप्रेषण मूलतः वाचिक है। संप्रेषण कहते हैं एक दूसरे से संपर्क साधना। तो भाषा क्या हुई, संप्रेषण का मूलतः वाचिक। वाचिक बोलते हैं वाचन करना। जब हम किसी से संपर्क साधते हैं, जब हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वहां पर होता है वाचक, यानी एक दूसरे से जब हम बातचीत का माध्यम ढूंढते हैं।
तो पहला हुआ भाषा सामाजिक संपत्ति नहीं है, अर्थात हम इसे सामाजिक संपत्ति है कि हम इसे समाज से अर्जित करते हैं। दूसरा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये हमारे पिता से हमें नहीं मिलती, ये हमें समाज से ही मिलती है। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, हम कहें किसी एक व्यक्ति ने हमें ये दान में दे दी है तो ये हमारा भ्रम है, क्योंकि ये हम समाज से, हर व्यक्ति से सीखते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है, इसका हम नित्य रोज अर्जन करते हैं। ये नहीं कि हमने 4 दिन इस भाषा को सीख लिया और हम कहें कि हम विद्वान हो गए, तो ये संभव नहीं है। भाषा व्यवहार, भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। भाषा क्या है? समाज में रहकर ये हमारे व्यवहार को बढ़ाती है और इसी से ही हमारे व्यवहार का पता चलता है। भाषा सर्वव्यापक है, भाषा सीमित नहीं है, संपूर्ण संसार में बहने वाली, संपूर्ण संसार में प्रयोग करने वाली भाषा है। भाषा सतत प्रवाहमयी है कि जितना हम इसको दूसरे को देंगे ये उतना ही प्रवाहमयी होगी, यानी उतना ही दूसरे के लिए लाभकारी होगी और उतना ही स्वतः मनुष्य के लिए भी लाभकारी होगी। भाषा संप्रेषण मूलतः वाचिक है और भाषा का हम संप्रेषण करते हैं, यानी एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए भाषा की आवश्यकता हुई और इसीलिए इसको विशेषताओं में लिया गया। भाषा का उद्देश्य है कि किस उद्देश्य के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। देखिए, मनुष्य है, अगर मनुष्य के पास शब्द नहीं होंगे, व्याकरण नहीं होगी, उसके पास बोलने का कोई माध्यम नहीं होगा, तो वो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा। हर छोटी से बड़ी बात की उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको ऐसे शब्दों की, ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसके लिए वो सरलता से अपने भावों, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। भाषा का उद्देश्य शुद्ध सरल भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति देना ही भाषा का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम कहें कि भाषा का मुख्य उद्देश्य सरल भाषा में ही क्यों है, तो देखिए, संसार में हर तरह का प्राणी है, पढ़ा लिखा प्राणी भी है और अनपढ़ प्राणी भी है। तो हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है, ऐसे वाक्यों की आवश्यकता होती है जो हर मनुष्य के मन मस्तिष्क तक पहुंचकर उसका उत्तर उस मनुष्य को दे सके जिसने वह प्रश्न किया। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई, और भाषा भी कैसी? जो अपने आप में सरल हो। और सरल भाषा हिंदी ही है, जो अपने आप में एक ऐसी भाषा है जो सबको अपने में समेटती है। उसी में ही हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में भी जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उससे पहले हमारे मन में विचार आते हैं कि इस वाक्य को हम किस तरह से कह सकते हैं। तो वहां पर सबसे पहले वो भाषा आती है जो सबसे सरल भाषा होती है, अर्थात हिंदी। इसीलिए उसको सरल भाषा कहा गया है कि वह भाषा जो सबसे सरल हो और हर मनुष्य को वह समझ में आ सके। मैंने आज चर्चा की भाषा पर कि भाषा क्या है या क्यों इसका प्रयोग किया गया, क्यों इसकी विशेषताओं को इसमें लाया गया। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा आपको बताई हैं कि भाषा क्या थी, उसका प्रयोग हमने क्यों किया, विशेषताएं क्या रही, उद्देश्य क्या रहा। तो आज मैं अपने इस लेक्चर को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।